नमस्कार। मैं डॉक्टर सुषमा पांडे, सह आचार्य राजनीति विज्ञान। आज के व्याख्यान में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। पिछले व्याख्यानों में हम साक्षात्कार प्रणाली के संदर्भ में बातचीत कर चुके हैं। पिछले 2 व्याख्यान साक्षात्कार प्रणाली के अर्थ, प्रकार या प्रविधियों और उनके उद्देश्यों से संबंधित था। आज के व्याख्यान में हम बातचीत करने वाले हैं कि साक्षात्कार की प्रक्रिया के कितने चरण होते हैं या साक्षात्कार की जो प्रक्रिया है उसका संचालन कैसे होता है। सामान्य शब्दों में अगर हम देखें तो कह सकते हैं कि साक्षात्कार का जो व्यवस्थित संचालन करना एक जटिल प्रक्रिया है। अनेक विद्वानों ने इस पर चिंतन, मनन और लेखन किया है, जिनमें हर्बर्ट और हाइमेन, विनमथ, वॉल्टर व मूर, ओल्डफील्ड आदि ने विशेष प्रकाश डाला है। यदि साक्षात्कार की प्रक्रिया को सुगमतापूर्वक और नियमानुसार चलाने की बात की जाए तो उसके प्रमुख चरण होते हैं, जिन्हें हम इस प्रकार से देख सकते हैं, जो कि आपके सामने रेखा चित्र में दर्शाया गया है। जैसा कि हम देख रहे हैं कि साक्षात्कार की जो प्रक्रिया के चरण हैं उनको 5 भागों में बांटा गया है। पहला है साक्षात्कार की तैयारी, दूसरा है साक्षात्कार का संचालन, तीसरा साक्षात्कार का नियंत्रण और निर्देशन एवं प्रभावीकरण, चौथा जो चरण है साक्षात्कार की समाप्ति और अंतिम चरण होता है आलेखन। और इन साक्षात्कार की प्रक्रिया के चरणों के भी कई हिस्से होते हैं, जैसा कि आप रेखा चित्र में देख सकते हैं। अब हम आरंभ करने वाले हैं कि साक्षात्कार की प्रक्रिया कैसे शुरू होती है या इसका प्रारंभिक चरण कौन सा है। तो सबसे पहला जो साक्षात्कार की तैयारी है, वो पहला इसका जो चरण है उसमें हम देख सकते हैं कि उसको 4-5 भागों में बांटा गया है और ये बताया गया है कि किस तरह से साक्षात्कार की तैयारी होती है। तो यहाँ हम आपको स्पष्ट कर दूँ कि जो अध्ययनकर्ता होता है वह साक्षात्कार की प्रक्रिया का आरंभ करने से पूर्व साक्षात्कार की योजना का निर्धारण कर लेता है और साक्षात्कार की प्राथमिक तैयारी अथवा योजना के बिना कभी भी साक्षात्कार की प्रक्रिया उचित रूप से संचालित नहीं हो सकती। तो साक्षात्कार की प्रक्रिया या उसकी तैयारी में किन बातों को ध्यान में रखना पड़ता है, उनको हम बिंदुवार इन रूप में देख सकते हैं, जैसा कि आपके सामने दर्शाया गया है। सबसे पहली बात होती है समस्या की पूर्ण जानकारी। यानी साक्षात्कार की तैयारी के लिए मुख्य बात यह होती है कि अध्ययनकर्ता को अपने अध्ययन विषय का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि साक्षात्कारकर्ता को साक्षात्कार निर्देशिका एवं अनुसूची का निर्माण करना पड़ता है और साक्षात्कार के समय विभिन्न प्रश्नों, वाद विवादों का सामना करना पड़ता है। अतः साक्षात्कारकर्ता को अगर अपने अध्ययन विषय का पूर्ण ज्ञान नहीं होता तो वह उत्तरदाता के उत्तरों को संतोषजनक रूप से स्वीकार नहीं कर सकता, जो कि आगे चलकर अनुसंधान की सफलता का अवरोधक होता है। इसलिए सबसे पहली जो आवश्यक चीज़ है वह है अध्ययनीय विषय का पूर्ण ज्ञान प्राप्त किया जाना चाहिए। दूसरी बात जो साक्षात्कार की तैयारी से जुड़ी है कि साक्षात्कार निर्देशिका की रचना करना। साक्षात्कार निर्देशिका का निर्माण करना भी एक आवश्यक हिस्सा है, क्योंकि यह एक लिखित प्रलेख होता है जिसमें अध्ययन समस्या के विभिन्न पहलुओं के व्यवस्थित और क्रमबद्ध जो निर्देश दिए होते हैं उनको जानना जरूरी होता है और इनकी आवश्यकता साक्षात्कार के समय होती है, जिससे सूचनादाताओं को साक्षात्कार से संबंधित तथ्यों को सरलता से समझा जा सके। साथ ही साथ अगली चीज़ जो हम देखते हैं जो साक्षात्कार की तैयारी से ही जुड़ी हुई है, वह है साक्षात्कार दाताओं का चयन करना। यानी साक्षात्कार दाताओं का चयन एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य होता है, क्योंकि अध्ययन की जो सफलता है इन्हीं पर निर्भर करती है। समस्त सूचनाओं के स्रोत भी यही होते हैं, इसलिए इनका चुनाव किसी भी प्रकार की निर्देशन विधि से किया जा सकता है, जो कि अध्ययन की समस्या पर निर्भर करता है। तो इस तरह से साक्षात्कार दाताओं का चयन करने का जो आधार है, माना है कि साक्षात्कार दाताओं की 3 विशेषताएं होती हैं, जैसा कि एम.एच. गोपाल ने बताया है कि वह शक्तिशाली और प्रभावशाली होना चाहिए, विशेषज्ञ होना चाहिए और सामान्य जनसमूह होना चाहिए। तो ये 3 बातें साक्षात्कार दाताओं के चयन में देखी जानी चाहिए। अगला जो साक्षात्कार की तैयारी का जो एक महत्वपूर्ण बिंदु है जिसको कि ध्यान में रखा जाना चाहिए, वह होता है साक्षात्कार दाताओं के संबंध में ज्ञान। क्योंकि साक्षात्कार देने वाले किस प्रकार उनकी प्रकृति के और विचार के हैं, उनकी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि क्या है, ये सारी बातें जानना आवश्यक होती है, क्योंकि सीधे ही प्रश्न पूछने से एक औपचारिकता सी रहती है और उनके विषय में व स्वयं के विषय में जानकारी का आदान प्रदान शिष्टाचार नियमानुसार भी ठीक होता है। अतः एक सामान्य परिचय साक्षात्कार के पूर्व करना
सही होता है, उचित होता है। और अंतिम बात जो कि साक्षात्कार की तैयारी में ध्यान रखनी होती है, सही समय और स्थान का निर्धारण। यानी यह देखा जाना चाहिए कि स्थान कैसा हो, और ऐसा माना जाता है कि वह ऐसा स्थान सर्वोत्तम रहता है जो कि साक्षात्कार देने वालों को अधिक सुविधाजनक प्रतीत होता हो। अतः समय और स्थान का निर्धारण साक्षात्कार देने वालों की सलाह से ही किया जाना चाहिए, और साथ ही साथ ये भी देखना चाहिए कि गोपनीयता बनी रहे विषय की, और धन, समय और श्रम की बचत के लिए स्थान और समय का चुनाव सही ढंग से होना चाहिए। तो ये पहला चरण जो कि साक्षात्कार की तैयारी से जुड़ा हुआ होता है। अब हम बात करेंगे अगला जो चरण है, जो अगली प्रक्रिया जो है इसकी आप साक्षात्कार की, उसके अगले चरण के संदर्भ में, कि साक्षात्कार का संचालन कैसे होना चाहिए। साक्षात्कार की जो तैयारी होने के बाद उसका संचालन किस तरह से हो, इस पर विशेष रूप से हमें निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहली बात, संपर्क की स्थापना, यानी साक्षात्कार के संचालन के लिए उत्तरदाताओं से निर्धारित जो समय और स्थान पर संपर्क करना, इसका पहला चरण होता है। और साथ ही साथ यह भी देखना चाहिए कि बैठने का वातावरण जो है वो समुचित कैसा है, समुचित स्थान होना चाहिए, और साक्षात्कारता सौम्य और गंभीर पोशाक, खिला हुआ चेहरा एवं हंसमुख व्यक्तित्व का होना चाहिए। दूसरी बात, प्रयोजन का स्पष्टीकरण, यानी साक्षात्कारदाता से मिलने के बाद अपना परिचय देकर साक्षात्कार के उद्देश्य को सरल, स्पष्ट और मधुर भाषा में स्पष्ट कर देना चाहिए। अर्थात उत्तरदाता के सामने साक्षात्कार के प्रयोजन को या उसके उद्देश्य को स्पष्ट कर देना चाहिए कि उनसे हमें किस प्रकार के अध्ययन के माध्यम से जानकारी प्राप्त करनी है। तो सैंपलिंग या निदर्शन के अंतर्गत जिन व्यक्तियों का चयन हुआ है उन्हीं का साक्षात्कार लिया जा रहा है, यह बात भी स्पष्ट रूप में समझा दी जानी चाहिए। तीसरी बात, अब शुरू होता है कि साक्षात्कार का प्रारंभ। साक्षात्कार के उद्देश्य के स्पष्टीकरण एवं सहयोग की प्रार्थना के बाद साक्षात्कार का प्रारंभ करना चाहिए। इसमें सबसे पहले साक्षात्कारकर्ता को उसकी आयु, नाम, परिवार के सदस्यों की संख्या, योग्यता, पता, व्यवसाय, विषय से संबंधित प्रश्न पूछने चाहिए। और इस कार्य के दौरान साक्षात्कारकर्ता को गंभीर, सतर्क, तटस्थ एवं बुद्धिमानीपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। और साक्षात्कारकर्ता को जो है वो साक्षात्कार देने वाले व्यक्ति को बोलने का पूरा पूरा मौका या अवसर देना चाहिए, और यह भी प्रयास करना चाहिए कि साक्षात्कारकर्ता स्वयं कम बोले और साक्षात्कारदाता या साक्षात्कार देने वाले को अधिकतम बोलने को प्रेरित करे। और साथ ही साथ साक्षात्कार के समय जो प्रश्न व्यवस्थित तरीके से रखने चाहिए, एक प्रश्न के बाद दूसरा प्रश्न क्रमबद्ध रूप में पूछा जाना चाहिए, और किसी प्रश्न का जवाब देने के लिए उत्तरदाता को बाध्य नहीं करना चाहिए। प्रश्न की भाषा सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। अगली बात जो कि साक्षात्कार के संचालन से जुड़ी है, कि उत्तर के लिए प्रोत्साहन, यानी साक्षात्कार के सफल संचालन के लिए ये जरूरी है कि साक्षात्कार के बीच में साक्षात्कारदाता को प्रोत्साहन मिलता रहे। जैसे, आपकी यह बात अध्ययन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, आपकी जानकारी हमारी समस्या को हल करने में सहायक होगी, इस तरह की बातें साक्षात्कारदाता को प्रोत्साहित कर सकती हैं। अगली बात जो ध्यान में रखी जानी चाहिए साक्षात्कार के संचालन में, कि उत्तेजनात्मक प्रश्नों से बचना, यानी साक्षात्कार लेते समय साक्षात्कारकर्ता को इस तरह के प्रश्न नहीं पूछने चाहिए जो कि साक्षात्कार देने वाले को क्रोधित कर दे, क्योंकि ऐसी स्थिति आने पर या तो साक्षात्कार को वह बीच में अधूरा छोड़कर जा सकता है, या फिर वह सही उत्तर नहीं देगा, जिससे अध्ययन अधूरा रह सकता है। इसलिए सफल साक्षात्कार के लिए साक्षात्कारकर्ता को सोच समझकर प्रश्न पूछना चाहिए। अगली बात जो ध्यान में रखी जानी चाहिए है वो है पुनः स्मरण या रिकॉल। साक्षात्कार की प्रक्रिया में उत्तरदाता कभी कभी अपने विचारों, भावों और अनुभवों को बताते बताते मुख्य विषय से हट जाता है। ऐसी स्थिति में उसे इस प्रकार रोकना कि आप अपने विषय तक ही सीमित रहें, वह ठीक नहीं होता, बल्कि उसे अपने मुख्य विषय पर लाने के लिए सावधानी की आवश्यकता होती है। और प्रयास यह किया जाना चाहिए कि साक्षात्कारदाता को यह अनुभव न हो पाए कि उससे कोई भेदमय बात पूछी जा रही है, या बिना किसी कारण के उस पर दबाव डाला जा रहा है जानकारी को प्राप्त करने के लिए। और अंतिम बात जो ध्यान में रखनी चाहिए साक्षात्कार के संचालन में, वह होता है सूचनाओं का आलेखन। यानी साक्षात्कार के समय तथ्यों और उत्तरों को नोट करना उपयोगी होता है, लेकिन यह कार्य
आसान नहीं होता, क्योंकि जब साक्षात्कारकर्ता लिखने लगता है तो साक्षात्कार में व्यवधान आ जाता है। दूसरा, जो साक्षात्कार देने वाला व्यक्ति है उसमें भी उत्साह कम होने लगता है। तो इसके लिए आवश्यक है कि यह कार्य, जो उत्तर लिखने का कार्य है, या तो किसी सहयोगी को सौंपा जाए या टेप रिकॉर्डर की सहायता से उनका आलेखन किया जाए, और इसके लिए उत्तरदाता की पूर्व अनुमति ली जानी चाहिए। तो इस प्रकार जो साक्षात्कार का जो संचालन करने के लिए इन सभी बातों का ध्यान में रखना चाहिए, जिसके बारे में अभी हमने चर्चा की। और अब अगला चरण जो कि साक्षात्कार की प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है, वह है तीसरा चरण, जिसमें साक्षात्कार का नियंत्रण, निर्देशन एवं प्रभावीकरण करने की बात को बताया गया है। यानी इसमें साक्षात्कार की जो भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है। कभी कभी साक्षात्कारदाता जो होता है वो वर्णनात्मक प्रश्नों का उत्तर देते समय भावनाओं में खो जाता है। ऐसी स्थिति में उस पर सावधानी से नियंत्रण करना चाहिए। यदि वह सीधा ही उसे मना करेगा तो उसको बुरा लगेगा। अतः ऐसी विधि का प्रयोग करके उसे विषय पर लाना चाहिए, जिससे कि उसको बुरा न लगे। तो साक्षात्कारदाता की बातों को उदारतापूर्वक सुनना चाहिए और सही रूप में उसको निर्देशित करना चाहिए। और साथ ही साथ साक्षात्कारदाता अगर कुछ किसी विषय पर झूठ बोल रहा है या गलत बोल रहा है तो उसे टोकना चाहिए कि वह इस तरह का कार्य ना करे, बल्कि उसको इस बात के लिए प्रेरित करना चाहिए कि साक्षात्कार को सही ढंग से करने के लिए आप सावधानीपूर्वक जवाब दें। अगला जो चरण है वह है साक्षात्कार की समाप्ति। अध्ययन विषय से संबंधित प्रश्नों को पूछने के बाद साक्षात्कार की समाप्ति की जाती है। इसमें भी कई सावधानियां रखने की आवश्यकता होती है। जैसे यदि संबंधित प्रश्नों के उत्तरों के बाद भी साक्षात्कारदाता कुछ और कहना चाहता है तो उसको ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए। लेकिन इसकी विपरीत अगर उत्तरदाता थकान महसूस कर रहा हो तो साक्षात्कार लेना बंद कर देना चाहिए। साथ ही साक्षात्कारदाता को इस बात से आश्वस्त कर देना चाहिए कि उसके द्वारा प्राप्त सूचनाएं गुप्त रखी जाएंगी, क्योंकि कभी कभी साक्षात्कारकर्ता अपने अनुभवों से उसे लाभान्वित कर सकता है। तो ऐसी स्थिति में इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि साक्षात्कार देने वाला सदैव तत्पर रहे और उसको थकान का अनुभव न हो। और अंत में उत्तरदाता के सहयोग के लिए उसे धन्यवाद देकर और सामान्य शिष्टाचार को निभाते हुए साक्षात्कार की समाप्ति की जा सकती है। और अंतिम जो चरण है साक्षात्कार की प्रक्रिया का, वो होता है आलेखन अथवा प्रतिवेदन। साक्षात्कार की समाप्ति के बाद जितने भी तथ्य प्राप्त होते हैं उनका आलेखन या उनका प्रतिवेदन तैयार करना आवश्यक होता है। साक्षात्कार की प्रक्रिया के मध्य सूचनाएं अति संक्षिप्त रूप में लिखी जाती हैं, और यदि विस्तृत आलेखन में देर कर दिया जाए या विलंब कर दिया जाए तो अनेक महत्वपूर्ण तथ्यों के छूट जाने की संभावना रहती है। अतः तथ्यों को यथासमय विस्तार से लिखते जाना चाहिए और लिखते समय तथ्यों का सत्यापन भी करते जाना चाहिए। और यदि किसी प्रश्न का उत्तर अपूर्ण रह गया हो तो उसे इस प्रकार चिन्हित कर लेना चाहिए जिससे कि उत्तरदाता से पुनः उसे दोबारा पूछा जा सके। इसके बाद पूर्ण प्रतिवेदन तैयार कर लेना चाहिए। प्रतिवेदन की जो भाषा है वह सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। तो इस प्रकार रिपोर्ट जितनी विश्वसनीयता और स्पष्टता से लिखी जाएगी, निष्कर्ष भी उतने ही पक्षपात रहित प्राप्त हो सकेंगे। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार आज हमने बात की साक्षात्कार की जो प्रक्रिया के विभिन्न चरणों के संदर्भ में। मैं उम्मीद करती हूँ आज का व्याख्यान आपको लाभान्वित करेगा। अगले व्याख्यान में हम एक नए विचार बिंदु के साथ आपसे पुनः संपर्क करेंगे, पुनः आपसे बातचीत करेंगे। तब तक आप सभी का धन्यवाद।